नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रशासन पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपी फॉलेट के बारे में। ये एक प्रशासनिक विचारक रही और इनकी जो बातें थी, जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत इन्होंने दिए थे, वो प्रशासनिक विचार को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुए। आज हम जानेंगे कि इनके सिद्धांत क्या थे और जो पहले थिंकर्स हम पढ़ चुके हैं, चाहे फिर वो टेलर हो, फायोल हो, गुलिक एंड उर्विक हो, उनसे किस तरीके से इनकी थ्योरी जो है वो अलग रही। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक हिंदी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। तो अगर आप लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार के काम-काज में आपकी गहन दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट का जन्म होता है 1868 में और 1933 तक ये अपने जीवन में काफ़ी सारी बातें ये कहती हैं, मतलब काफ़ी सारे सिद्धांत ये देती हैं और अपने समकालीन विचारकों से काफ़ी अलग थी। उन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था माना और प्रशासन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा। देखिए, कोई भी विचारक जब आप पढ़ते हो, तो कहीं न कहीं उनका जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है, वो उनकी बातों में, उनके सिद्धांतों में झलकता है। जैसे टेलर और फायोल ने एक औद्योगिक संगठन में काम किया, तो उनकी बातों में वही उनके सिद्धांतों में वही बातें नज़र आती हैं, वो अनुभव नज़र आता है। वैसे ही एमपी फॉलेट ने एक एनजीओ के साथ काम किया, एक सोशल वर्क उन्होंने किया, सामाजिक काम उन्होंने किया, तो उनकी थ्योरी के अंदर भी आपको ये असर देखने को मिलेगा। जैसे उनके अनुभव के हिसाब से संगठन जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल प्रोसेस है और ये एक सामाजिक प्रक्रिया मानी गई थी। इससे पहले देखिए हमने बात करी क्लासिकीय उपागम की, क्लासिकल थ्योरी की और इससे बाद में हम पढ़ेंगे एल्टन मायो को। एल्टन मायो जो हैं, वो जाने जाते हैं मानव संबंध सिद्धांत के लिए। मानव संबंध सिद्धांत क्या होता है कि एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन से जुड़ता है, तो वो खुद जैसे काम कर रहा है, उसके साथ-साथ अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वो बाकी लोगों से कैसे व्यवहार करता है, इससे भी उसकी उत्पादकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो एमपी फॉलेट जो है वो काफ़ी इनके बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करती है, यानी कुछ बातें उनकी क्लासिकल वालों से मिलती है, कुछ बातें उनकी एल्टन मायो से मिलती हैं, बीच का वो काम करती हैं। इनके मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी किताबें लिखी थी इन्होंने? एक तो लिखी थी उन्होंने अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वैसे अमेरिका की लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के 2 हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो एक उन्होंने लिखा था, बुक लिखी थी, वो थी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896 में। फिर लिखी उन्होंने द न्यू स्टेट 1920 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में। हुआ ये कि ये शोध पत्रों का एक संकलन है, मतलब जो रिसर्च पेपर होते हैं उनका एक क्या है, संकलन है और इसका दूसरा संस्करण हमें 1973 में देखने को मिलता है। अब हम फॉलेट के बारे में जितना जानते हैं, उनके 2 मेन बातें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली तो है उनकी कि किसी भी संगठन में विरोध होना एक आम बात है। आप याद करें, मैंने जब टेलर के बारे में आपको बताया था, तो मैंने कहा था टेलर ने अपने सिद्धांत दिए, क्यों? क्योंकि वहां पे नए प्रकार के औद्योगिक संगठन सामने आ रहे थे और उन औद्योगिक संगठनों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी उन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिल्कुल नई थी, मैनेजर्स के लिए बहुत नए चैलेंजेस लेकर के आ रही थी। तो उन संगठनों की नई समस्याओं को सुलझाने के लिए टेलर ने अपना सिद्धांत दिया था। तो बात ये थी वहां पर कि एक विरोध जो है नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारी के बीच में, प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में ये जो विरोधाभास चलता रहता है, ये गलत है, उसको कम करने की जरूरत है। यहाँ पे एमपी फोलेट एक नया व्यू देती है आपको, एक नई बात कहती है। वो कहती है देखिए, विरोध होना एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल बात है और उस विरोध का सही तरीके से हमें यूज करना होगा। तो इन्होंने कहा देखिए, विरोध आप 3 तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर मान लीजिए एक कर्मचारी और बॉस के बीच में या 2 से ज़्यादा कर्मचारियों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो आप कैसे वो करोगे? एक होता है, ये नॉर्मली लागू होता है बॉस और कर्मचारी वाली सिचुएशन पर, याद रखिएगा। पहला तरीका है प्रभुत्व का। प्रभुत्व का मतलब कि एक पक्ष जो है, वो दूसरे पक्ष पर अपनी जीत हासिल कर लेता है। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को बिल्कुल दबा देता है, अपने आप को क्या करता है, सुपीरियर घोषित करता है। यानी कर्मचारी ने कोई
शिकायत करी मान लीजिए बॉस से, उसने बताया कि ये समस्या है, बॉस ने उसकी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। तो ये होता है प्रभुत्व वाला सिद्धांत। दूसरा होता है समझौता। समझौता मतलब कर्मचारी बात लेकर के आए, थोड़ी बात बॉस ने मानी, थोड़ी बात कर्मचारी ने मानी। इस तरीके से समझौता हो गया। तो समझौते के अंदर क्या होता है कि दोनों ही पक्ष अपनी कुछ मांगे जो हैं वो छोड़ देते हैं। एकीकरण, एकीकरण में क्या होता है, एकीकरण में हम दोनों ही अपनी कोई बात नहीं छोड़ते, दोनों की समस्याओं को मिला करके कोई नया समाधान जो है वो ढूंढा जाता है। इन तीनों में फॉलेट ने कहा था एकीकरण सबसे बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि देखिए जब हम समझौता करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज जो है वो आगे जाकर के परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते थे कि आपकी 10% सैलरी इंक्रीज हो, सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, बॉस चाहते थे कि 0% इंक्रीज हो। कितनी इंक्रीज हुई आपकी, मान लीजिए 3% इंक्रीज हुई। अब बॉस भी परेशान है और आप भी परेशान हो, सेटिस्फेक्शन तो नहीं आया, क्योंकि 10% इंक्रीमेंट की बात हुई थी, सैलरी कितनी बढ़ी, सिर्फ 3% बढ़ी। तो समझौता तो हो गया, लेकिन ये समझौता बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं होगा। फिर से क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। कैसे हैंडल करा जाए इसको, करो आप एकीकरण। एकीकरण में कैसे करोगे, क्या फायदा उसका, देखिए पहली बात तो हर पक्ष को पता हो कि वो चाहते क्या है, उनकी वास्तविक जरूरतें क्या है। ये 10% इंक्रीज ही क्यों, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। और जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को वो सामने लेकर के आए। अपनी मांगों को उनके संगठक तत्वों में तोड़ना भी, मुझे 10% इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि देखिए जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो मुझे इतने पैसे लग जाते हैं, इतना टाइम मेरा लग जाता है, और मेरी फैमिली इतनी बड़ी है तो मुझे इतना टाइम मिल रहा है, और इसी सेम पोस्ट पे अगर मैं किसी और जगह काम करूँ तो मुझे इतनी सैलरी ऑफर होगी। तो ये क्या हुआ, आपने अपनी डिमांड को अलग अलग जो है वो तत्वों में तोड़ दिया। इससे चीजों को समझना आसान हो गया। फिर प्रतीकों के वास्तविक अर्थों की जांच करना और दूसरे पक्ष का जवाब देने की तैयारी करना। देखिए जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमें सामने वाले का पक्ष भी समझना होगा। एक कर्मचारी सिर्फ ये लेकर के नहीं चल सकता कि उसने बस मांग कर दी और अब जो संगठन है वो उसकी बात मान लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें हमेशा जो है दूसरे पक्ष को भी समझना पड़ेगा, उसको भी जवाब देने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो फोलेट कहती है कि एकीकरण जो है विरोधों की समाप्ति का सबसे संतोषजनक रास्ता है, किंतु ये सरल नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है एकीकरण। और ये बाकी दो जो हमने बात करी थी प्रभुत्व और समझौता की, वो हालांकि ज्यादा आसान हमें लगते हैं। और एकीकरण के कुछ फायदे उन्होंने बताए थे। पहला तो ये कि यह समस्या को जड़ से मिटा देता है। दूसरा, ये बेहतर तकनीक का प्रयोग करता है और समय और संसाधन बचाता है। और ये नए मूल्यों की ओर लेके जाता है और एक नई परिस्थिति पैदा करता है। तो उन्होंने कुछ कदम बताए थे कि वो हम उठा सकते हैं ताकि एकीकरण को हम प्राप्त कर पाए। लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या-क्या बाधाएं आ सकती हैं? देखिए, जब हम एकीकरण की तरफ यानी इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें समझदारी के उच्च स्तर की जरूरत होती है। ये कोई आम काम नहीं है, इसलिए कोई नॉर्मल पर्सन इसको नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर ज्यादातर लोग, बॉस अपनी अथॉरिटी क्यों छोड़े? बॉस के पास हक है, अथॉरिटी है, वो चाहे कर्मचारी की बात ना माने। अब वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को क्यों छोड़े कर्मचारी के लिए? ये भी एक है कि ज्यादातर लोगों को प्रभुत्व बनाए रखने में आनंद आता है। तीसरा ये कि सक्रिय कदम बताने की बजाय लोग उन्हें विचारबद्ध करते हैं। हम किसी और को क्या करते हैं, एक प्रकार से समझौता करने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं, उनको नए आइडियाज नहीं देते। और सत्ता का प्रबंधकों के साथ अति लगाव होता है, ठीक है। सत्ता प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं और इस्तेमाल होने वाली भाषा जो शत्रुता को बढ़ा देती है। एकीकरण करने के लिए लोग प्रशिक्षित नहीं होते, और जो एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। अच्छा, मैंने आपको कहा था एक्सपर्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे विशेषज्ञ होनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी भाषा क्या है। तीसरा कि बॉस या मैनेजर ऐसा काम करेगा ही क्यों, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को क्यों छोड़ेगा, उसको कोई ना कोई रीजन चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमें समझदार और जो वो होते हैं ना, सुलझे हुए लोग होते हैं, जो वो कहते हैं ना विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, हमें उनकी जरूरत पड़ती है, तब जाकर के एकीकरण हो पाता है। यहाँ तक तो बात हुई एकीकरण की। अब बात आता है आदेश देना, ऑर्डर्स देना। देखिए बहुत सारी समस्याएं संगठन की इसी बात पर होती हैं कि आदेश हमें सही तरीके से नहीं दिया गया। आदेश अगर सही तरीके से नहीं दिया जाएगा तो सामने वाले के मन में कोई भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है वो आपकी बात को सही से फॉलो ना कर पाए। प्रॉब्लम है, नुकसान संगठन का भी हो रहा है, कर्मचारी का भी हो रहा है। तो आदेश जो है वो सही ढंग से दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आदेश देने के 4 कदम हैं, वो आप फॉलो करिए। 4 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। पहला आप लेके चलें कि आप उन सिद्धांतों को जानें जो आदेश देने पर जोर करते हैं। आप ऑर्डर दे रहे हो, किस बिहाफ पर, क्यों, कारण, ठीक है, आपको पता तो हो ऑर्डर देने का तरीका क्या है। फिर उन सिद्धांतों की पहचान करें जो आदेश देने का आधार होते हैं। मुझे अपने कर्मचारी को कहना है कि आज आपको ये वाला लेक्चर जो है वो बनाना है, तो मैं ये देखूंगी ना कि मुझे उसको ऑर्डर देना ही क्यों है, पहला कारण। फिर अगर मुझे उसको ऑर्डर देना भी है तो मैं किस आधार पर वो ऑर्डर दे रही हूँ। तीसरा, कि आदेश की सफलता और असफलता के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने के लिए, मतलब जब हम कोई ऑर्डर देते हैं तो हमें ये भी जांचना होगा कि हमारे द्वारा दिया गया ऑर्डर सामने वाले ने फॉलो करा या नहीं करा। मतलब हमने जो आदेश दिया वो सफल है या असफल हुआ, एक होना तो चाहिए ना, पता तो होना चाहिए। और फिर अगर मान लो कोई कमी पाई जाती है तो हमें अपने आदेश देने के तरीके को बदलना होगा। ठीक है, तो आदेश देना कोई बहुत सिंपल सा मामला नहीं है, क्योंकि लोगों को किसी का बॉस पसंद नहीं होता। मतलब किसी का बॉस अगर कोई है तो लोगों को नॉर्मली पसंद नहीं आता। इवन आपको भी होता है ना कि कोई आपको ऐसे, इवन चाहे आपका बॉस ही क्यों ना हो वो भी, बट अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद में आप भी चाहोगे कि नहीं, इतना तो नहीं, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी ही ले रहे हैं, इससे ज्यादा सर्वेंट तो नहीं है। ठीक है, तो वो बॉस जो है वो किसी को नॉर्मली पसंद नहीं आता। फिर आदत, जो ऑर्डर दे रहा है उसकी आदत, उसका मानसिक रुझान, और जो ऑर्डर ले रहा है उसके भी किस प्रकार की मानसिक स्थिति है, समय, स्थान, परिस्थितियां, ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो ये कहा गया कि जब हम ऑर्डर देते हैं तो हम क्या करेंगे, एक डीपर्सनलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, निर्व्यक्तिकरण। निर्व्यक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि मैं इस पोजीशन पर हूं, मैं इस संगठन के चीफ के तौर पे काम कर रही हूं, इसीलिए मुझे ऑर्डर देना है। जस्ट बिकॉज मैं हूं, मेरा एक नाम है, इस वजह से नहीं। इस संगठन के इस चीफ की जो पोस्ट है उसकी ये मांग है कि ऑर्डर दिया जाए, तभी जाकर के ऑर्डर अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से फॉलेट ने अपनी बात रखी है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हर एक इंसान के पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर संगठन से वो जुड़ा है तो उसको कोई ना कोई काम की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। तो जितनी उसके पास जिम्मेदारी है उतनी ही उसके पास अधिकार भी होने चाहिए, प्राधिकार यानी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, प्राधिकार का संबंध कार्य के साथ होता है और कार्य के साथ ही रहता है। ध्यान रखिएगा, जितनी अथॉरिटी है काम के हिसाब से, काम तो आपने उसको दे दिया बजट बनाने का और उसके पास अथॉरिटी नहीं है बिल्कुल भी, काम कैसे होगा। जिम्मेदारी डाली है तो उसको अधिकार भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा नियंत्रण पर भी उन्होंने काफी कुछ बोला। नियंत्रण को लेकर के फॉलेट की राय टेलर, फयोल, गुलिक, अर्विक इनसे थोड़ी सी अलग है। उन्होंने कहा कि ऐसे एक होता है थोपा हुआ नियंत्रण, मतलब सडनली कोई आता है और आपको कह देता है कि आज से तुम ये काम करोगे। कहने का तरीका बहुत मैटर करता है। एक तो बस वो आपको ऑर्डर दे रहा है, प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं आ सकती हैं, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कुछ नहीं पूछता वो। जस्ट आपको एक रूल ऑफ थंब की तरह उनको फॉलो करना पड़ता है। ये चीज गलत है। फॉलेट कहती है इस तरीके से लोगों के मन में एक, अपने जो प्रबंधन, अपने संगठन होता है उसके प्रति एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि आगे चल करके समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए संगठन में नियंत्रण का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। बट नियंत्रण किस तरीके का होना चाहिए, नियंत्रण ऐसा हो जिसमें दोनों बॉस और कर्मचारी आपस में मिले हुए हो, दोनों की मंजूरी हो, तभी जाकर के अच्छे से काम हो पाएगा। नेतृत्व की जब उन्होंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था 3 प्रकार के नेतृत्व होते हैं। ठीक है, नेतृत्व 2 प्रकार के मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। एक तो वो जो संगठन का मुख्य होता है। ठीक है, संगठन का जो मुख्य अधिकारी होता है वो उस जगह पर है, चीफ है, हेड है, इसलिए उसके पास अथॉरिटी है। और दूसरा वो होता है जो स्थिति को ध्यान में रख करके क्या होता है, लीडर बन जाता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं उनकी मान लीजिए एक यूनियन बन गई और उस यूनियन का एक लीडर बन गया। उस लीडर के पास कहने के लिए एज सच कोई रिटर्न में अथॉरिटी तो नहीं है, फॉर्मल अथॉरिटी तो उसके पास नहीं है, बट वर्कर्स ने उसको सपोर्ट किया इसलिए वो लीडर बन गया। ओके, तो ये 2 प्रकार की जो है लीडरशिप हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फॉलेट ने कहा कि 3 प्रकार के नेतृत्व होते हैं। पद का नेतृत्व, जैसे नेता के पास औपचारिक प्राधिकार का पद है। व्यक्तित्व का नेतृत्व,
नेतृत्व मतलब एक किसी की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसको फॉलो करने लग गए। जैसे महात्मा गांधी का हम एग्जाम्पल सुनते हैं, सुभाष चंद्र बोस का हम नाम सुनते हैं। लोगों ने उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और एक होता है कार्य का नेतृत्व, जिसके पास पद और व्यक्तित्व दोनों है, जिसको काम करने का पता है। ठीक है, हम लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक्सपर्टीज है उस काम को करने के लिए, तो जब तक वो है अथॉरिटी उसके पास रहेगी, नेतृत्व वो करेगा, क्योंकि अब क्या है, उसके पास ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा अनुभव उस चीज को लेकर के, तो इसको कहते हैं कार्य का नेतृत्व। उन्होंने फॉलेट ने कहा कि आधुनिक संगठन में सिर्फ वही लोग नेतृत्व करते हैं जिनके पास कार्यात्मक ज्ञान है, जिनको अपने कार्य के बारे में, अपने काम के बारे में पता है, सिर्फ वही लोग लीडर बनते हैं। एक लीडर का काम क्या होता है? तालमेल करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, पूर्वानुमान लगाना, समूह के अनुभवों को संगठित करना और अधीनस्थों के बीच नेतृत्व का विकास करना। मतलब अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं, अपने जो कर्मचारी होते हैं, उनके अंदर भी नेतृत्व की जो भावना है वो आनी चाहिए, सॉरी, नेतृत्व के जो गुण है वो विकसित होने चाहिए। इसका उन्होंने फोकस करा। फिर आता है नियोजन और तालमेल, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, उन्होंने कहा तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप तालमेल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने तालमेल के 4 बुनियादी सिद्धांत बताए। पहला, हम मान लीजिए 10 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इन 10 के 10 लोगों के बीच में तालमेल तो होना चाहिए ना, कि आज हम ये काम करेंगे, आज हम वो काम करेंगे। तो एक तो होता है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा तालमेल। प्रत्यक्ष संपर्क मतलब हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे हैं। एक शुरुआती चरणों में तालमेल, कि जैसे ही आपने प्रोसेस स्टार्ट करी थी, आपने 10 लोगों को जब हायर किया था, 10 लोगों को, तभी आपने उनके बीच में तालमेल करवा दिया था, या जो प्रोसेस आपने बनाई, जिस तरीके से संगठन की संरचना जिस प्रकार से है, उसी तरीके से तालमेल हो जाता है। एक निरंतर प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार तालमेल हो गया बात खत्म, ये एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। इसके अलावा एक परस्पर परिघटना के रूप में तालमेल, मतलब कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, तालमेल हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक कहीं पर कपड़ा उद्योग लगा हुआ है, तो कहीं से आप कपास लेकर के आए, कपास से रुई बनी, रुई से फिर कपड़ा बना, कपड़े की रंगाई हुई, ठीक है, छपाई हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि वो मशीन में गया और वहां पर उसकी नए कपड़े बने, है ना, डिजाइन फाइनल हुआ। इस तरीके से ढेर सारे काम हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के एक अच्छा संगठन बन पाएगा। तो फॉलेट ने संगठन को परस्पर जुड़े अंगों की व्यवस्था के रूप में देखा, और फॉलेट ने सुझाव दिया कि इन 4 सिद्धांतों की निरंतर शोध द्वारा प्राप्त सूचना से परख होनी चाहिए। किस तरीके से? मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। आप इसको रिसर्च करते रहो, इसके ऊपर शोध करते रहो, और शोध से आपको जो जानकारी मिलती है उस आधार पर आप अपने सिद्धांतों को एक तरीके से एडजस्ट करते हुए चलो। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। देखिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो इग्नू की वेबसाइट है ई ज्ञान कोश। इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल अवेलेबल है, और वो भी बीए एमए के लिए, और बीए में भी बीए नॉर्मल जो आपका होता है वो, और एक ऑनर्स के लिए, ठीक है। बीए ऑनर्स के लिए, ऑनर्स में क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। तो आप इनमें से कोई भी मटेरियल जो है हिंदी वाला आप रेफर कर सकते हो, और ज्यादा सहूलियत चाहिए आपको तो आप हमारे नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। नोट्स कैसे परचेज कर सकते हैं आप, डिटेल दी गई है नीचे, बट नोट्स का प्राइस रहेगा ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, कंप्लीट नोट्स रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। कोर्स आप यूपीएससी पीसीएस नेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हो जाएंगी, आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आपने मान लीजिए लोक प्रशासन अभी पढ़ना शुरू किया है, या आप इसको एक विषय के रूप में लेने का सोच रहे हैं, बट आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पूछनी है, अपने सवालों के जवाब आपने ढूंढने हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9896859767।
contactfreeupsc@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा भी आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, और ताकि आप जो भी लोक प्रशासन से संबंधित अपडेट है उनसे जुड़े रहें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे आपको बेल आइकन के साथ में प्रेस करते टाइम ऑल का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। चलिए कल मिलते हैं, और हमारी जो वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस ये आपको हमारे चैनल हमारा प्रशासन पर अवेलेबल हो जाएंगी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एक बार प्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड हमारा जो चैनल है उस पर भी विजिट कीजिए। वहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, एक बार उनको भी जरूर देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।